नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड हमने फिजिक्स की क्लासें इस चैनल पर स्टार्ट की हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं आगामी परीक्षा को देखते हुए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस थ्योरम। इससे पहले मैंने 3 वीडियो में लगभग जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, जिसमें थ्योरी, कुछ एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं गॉस थ्योरम। देखिए दोस्तों, गॉस की प्रमेय स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये 2 परिभाषाएं देख लेंगे। एक होगी घनकोण की परिभाषा और एक वैद्युत फ्लक्स, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो घनकोण के बारे में जान लीजिए। देखो, कोई भी जो गोलीय पिंड होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ये डेफिनेशन दे रखी है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव, ये क्षेत्रफल अवयव होगा गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, मान लीजिए गोला है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कोई भी जो छोटा कण होगा उसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा, ठीक है, केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे बोलेंगे हम घन कोण। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर और इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कभी कभी दोस्तों स्टेरेडियन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो स्टेरेडियन की परिभाषा बहुत शॉर्ट में मैंने लिखी है, तो आपको ये याद कर लेनी है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण होगा जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टेरेडियन का डेफिनेशन आपको याद करके जानी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया घनकोण। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे जिसे बोलते हैं हम घनकोण का प्रक्षेप। वो क्या होता है, जो गॉस की प्रमेय में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, डी ए कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं घनकोण का प्रक्षेप। और ये बराबर होगा किसके, डी ओमेगा के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी डी ओमेगा के बराबर ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स, जो एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। ठीक है, जो पूरी गॉस की प्रमेय है और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी 4 डेरिवेशन इस वैद्युत फ्लक्स पर ही निर्भर हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र का गुण। ये आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, इमेजिनरी पृष्ठ होगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप होती है। और वैद्युत बल रेखा क्या होती है दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, कि किसी पृष्ठ पर काल्पनिक और निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा जो स्वतंत्र एवं धन परीक्षण आवेश को लेकर वहन करती हैं, गति करती हैं, वो होती हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा हम पढ़ चुके हैं और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, केवल एक लाइन याद रखेंगे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप, वो कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, ये वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये वैद्युत फ्लक्स के लिए डेरिवेट किया गया है फॉर्मूले के लिए, कि इसमें हमने मान लिया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल अवयव डी ए है, तब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के गुणन को ही हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में रखिए क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर है, तब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी डी फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब हमने पढ़ा है 11वीं में भी कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अब हम ये मान लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख लेंगे, यानी कि 0, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए। यहाँ से हम मात्रक बनाएंगे इसका ई ए से। ठीक है, यानी फॉर्मूला ये बनेगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। और ई का हम मात्रक पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम और ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट पर मीटर। विमेय सूत्र होगा ml3 t-3 और a-1। ठीक है, राशि अदिश राशि होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैद्युत फ्लक्स है एक अदिश राशि। और इसके 2 बातें याद रखनी है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक। ठीक है, जब किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखा प्रवेश करेंगी या अंदर जाएंगी
तो वहाँ वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और दूसरी बात भी आपको याद रखनी है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। यहाँ भी ऋणात्मक लिखा हुआ है, ये आप सही कर लेंगे। यहाँ वैद्युत फ्लक्स होगा धनात्मक, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं गॉस की प्रमेय की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय। सबसे पहले आप ये देख लेंगे इस प्रमेय के अनुसार इसका कथन आ सकता है। अगर ये डेरिवेशन भी नहीं आती है तो इसका 1 नंबर में कथन भी आ सकता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय को अच्छे से तैयार करके जाएंगे एग्जाम के लिए। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो परिबद्ध का मतलब होता है जो उस पृष्ठ को चारों ओर से घिरे हुए है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी ये है फाई ई बराबर Q/ε0। तो दोस्तों देख लेंगे, इसके लिए फिगर बनाएंगे, ठीक है, और फिर इसकी उत्पत्ति करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, 3 या 5 नंबर में पूछी जाएगी, जब भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए फिगर होगा, फिर उत्पत्ति करेंगे इसकी। तो इसके लिए मान लेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर स्थित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है जहाँ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण है थीटा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ई बराबर हमने पता है कितना होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r²। तब डी ए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे। तो क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ से नहीं ले रहे हैं, एक क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस थीटा। परंतु हमें पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके पुट करने के बाद कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर Q/4πε0 × डी ए कॉस थीटा/r²। दोस्तों अभी मैंने बताया था जब घनकोण हम पढ़ रहे थे, तो डी ए कॉस थीटा/r² होता है डी ओमेगा, जिसे घनकोण का प्रक्षेप भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी डी ए कॉस थीटा/r² की डी ओमेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q/4πε0 × डी ओमेगा, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे फाई ई। तो यहाँ से डी हटाएंगे, जब एक साइड से डी हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q/4πε0 × डी ओमेगा, ठीक। तो Q/4πε0 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू डी ओमेगा की जो होती है वो होती है 4π। तो इस 4π की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई ई बराबर Q/ε0 आएगी, और यही गॉस की प्रमेय होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिगत। तो इस डेरिवेशन को तैयार करके जाएंगे। सबसे शॉर्ट में डेरिवेशन मैंने ये की है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए एक बार। ये इसका कथन है, इसके बाद इसकी ये फिगर, और फिर ये उत्पत्ति, और फिर ये डेरिवेशन सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक डेरिवेशन देखते हैं या कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये और देख लीजिए, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। अच्छा 3 अनुप्रयोग हैं गॉस की प्रमेय के, एक गॉस की प्रमेय है तो 4 डेरिवेशन है इसमें, और वहाँ से एक डेरिवेशन एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो आप चारों डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे। अच्छा दोस्तों कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से कन्फर्म ही क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर उनमें से एक है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एग्जाम में ज़रूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इसके लिए ये पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमने तार लिया है, ये फिगर आप देख लेंगे, ठीक है। और इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। और इसके 3 पृष्ठ होंगे, 2 सपाट पृष्ठ हैं हमारे पास यहाँ, ये आप देख लेंगे थोड़ा। ये वाला पृष्ठ हो गया S1, नीचे वाला पृष्ठ हो गया सपाट पृष्ठ S2, और ये वाला पृष्ठ हो गया इसका S3। जो सपाट पृष्ठ होंगे दोस्तों, उन दोनों पृष्ठों पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर की डायरेक्शन के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच जब कोण 90 डिग्री होगा तो इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। तो केवल एक पृष्ठ बचेगा, ये वाला S3। तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही रहेगा संपूर्ण फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है इसके बारे में, माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसके चारों ओर L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, तो Q बराबर लैम्डा L निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे जहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, इसलिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, नहीं इसे और भी बड़ा कर सकते थे हम। पहले दो सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम जीरो दिखाते, उसके बाद S3 से लेते। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कर दिया ई डी ए कॉस थीटा। फिर इधर से हम डी हटाएंगे तो दूसरी तरफ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो इसे ई को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है वैद्युत क्षेत्र। तो अब डी ए क्या होगा, क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ है तो डी ए की वैल्यू हो जाएगी 2πRL। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, इस वाले में रखेंगे यहाँ डी ए की वैल्यू, तो फाई ई बराबर ई गुणा 2πRL। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब क्योंकि हम गॉस की, अच्छा सपाट पृष्ठों के लिए लास्ट में दिखा दिया है, इसकी कोई ऐसा आवश्यकता थी नहीं लिखने की, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं इसे। फिर इसके बाद है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई गुणा 2πRL। लेकिन गॉस के प्रमेय के क्योंकि अनुप्रयोग हैं तो गॉस की प्रमेय का यूज करना पड़ेगा हमें, तो हमने गॉस की प्रमेय से लिया है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। दोनों इक्वेशन 2 और 3 की जो LHS है वो बराबर है, तो इससे हम RHS को बराबर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ई गुणा 2πRL बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये तो ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। अब क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी मैं शुरू में, क्यू बराबर लैम्डा एल, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एल से एल काट देंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन एल। या तो यहीं छोड़ सकते हैं या 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब 2 की गुणा कर देंगे तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये होगी आपकी डेरिवेशन सॉल्व। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन हो गई हैं। तो इसके बाद दोस्तों कुछ गॉस की प्रमेय से रिलेटेड हम देख लेते हैं MCQ क्वेश्चन। अच्छा 2 डेरिवेशन रह गई हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उससे पहले कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रह गए थे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप ना करें। थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल हैं तो उन्हें ज़रूर देखेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं, आज कुछ MCQ देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय किस भौतिक राशि से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉस के प्रमेय के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होता है किसके। अच्छा दोस्तों, जितने भी मैं MCQ कराऊँ तो आपको जो भी क्वेश्चन पता हो तो उसको आप कमेंट में पहले ही लिख सकते हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, हमें ये पता है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि ये गॉस के प्रमेय के लिए फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और एक ऑप्शन होता है फाई बराबर होगा जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो गत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गॉस का प्रमेय किस पर लागू होगा। तो गॉस की प्रमेय जो होती है उसमें उसकी कथन में ही लिखा हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ठीक होगा सी, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है किसी भी बंद पृष्ठ पर। ठीक है, तो केवल गॉस की प्रमेय जो होगी वो बंद पृष्ठ पर ही लागू होगी, यानी गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जब अंदर आवेश ही नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और जब आवेश ही जीरो हो जाएगा तो क्यू बराबर जब जीरो तो फाई बराबर भी जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गॉस के प्रमेय में एप्सिलॉन जीरो क्या दर्शाता है। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि एप्सिलॉन जीरो क्या होती है। तो एप्सिलॉन जीरो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता या परावैद्युता। ठीक है, एक ही बात होगी ये, तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गॉस के प्रमेय का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिए हैं जटिल आवेश वितरण में, सममित आवेश वितरण में, असममित प्रणाली में या समय परिवर्ती क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गॉस की प्रमेय का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सममित आवेश वितरण में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेश हों तो कुल फ्लक्स कितना होगा।
तो दोनों आवेश एक दूसरे को, भाई इसका जो नेट आवेश होगा समेशन क्यू वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश दिए हैं तो इसका समेशन क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। जब समेशन क्यू जीरो हो जाएगा तो गॉस की में क्या कहती है, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन कुल आवेश का एप्सिलॉन जीरो गुना, तो कुल आवेश ही जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय किस नियम का परिणाम है। तो आपको याद रखना है कि कूलाम के नियम का परिणाम होता है गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में फाई बराबर होता है ई ए, यही होता ना, और ई का मात्रक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूटन पर कूलाम, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो दोस्तों ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MCQ मैंने आपको करा दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और भी कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब